गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रविंद्र सिंह राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय RSR सर में एक बार से फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि रीट के आवेदन फॉर्म 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिए हैं, कुछ अभ्यर्थियों को अभी भी डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन उनके माइंड में है कि यहाँ क्या फिलअप करना है या कुछ प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है। इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा एक FAQ जारी किया गया है, जिसके अंदर विद्यार्थियों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी जो मोस्टली डाउट बच्चों की कॉमन डाउट रहती है जिनके बारे में निदेशालय को पता चला है, उन्होंने एक PDF जारी की है जिसके अंदर उन सभी प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया गया है। तो मैं भी आप सभी को एक बार उसी PDF के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। इनके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट्स रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी डाउट्स दूर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, ये PDF कल जारी हुई है माध्यमिक प्रारंभिक निदेशालय बीकानेर के द्वारा। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखिए क्या है। क्या आसार्थी आसार्थी का मतलब जो एस्पिरेंट है वो एक से अधिक आवेदन फॉर्म भर सकता है? क्या आसार्थी एक से अधिक आवेदन फॉर्म भर सकता है? आसार्थी यानी आप जो एस्पिरेंट है जो अप्लाई कर रहे हो वो एक से ज़्यादा आवेदन कर सकता है क्या? तो इसका उत्तर लिखा है पंचायती राज विभाग द्वारा विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए एलिजिबिलिटी रखता है तो वह प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो एक से अधिक पद के लिए पात्रता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है, जैसे सोशल साइंस के या BA जिनकी सब्जेक्ट है, तो वो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास BA के अंदर हिंदी सब्जेक्ट भी था या संस्कृत सब्जेक्ट भी था, तो वो SS और हिंदी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास BA में इंग्लिश सब्जेक्ट भी था, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट और SS के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप एक से अधिक आवेदन पत्र भी फिलअप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र, देखो यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है TSP एरिया, जिसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिनके बारे में पहले मैंने आपको बताया था। अनुसूचित क्षेत्र के आसार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP एरिया के जो एस्पिरेंट है वो क्या नॉन TSP एरिया के अंदर आवेदन कर सकते हैं? जिसका जवाब होगा या। मतलब जो TSP एरिया के कैंडिडेट है वो नॉन TSP एरिया में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन TSP एरिया के जो लोग हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, बीकानेर आदि जिले के जो लोग हैं वो TSP एरिया के लिए आवेदन नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ TSP एरिया के कैंडिडेट ही आवेदन भर सकते हैं। और निदेशालय ने TSP और नॉन TSP दोनों के लिए अलग अलग सीटें भी आवंटित की है, जो आपने विज्ञप्ति में देख ली होगी। प्रश्न संख्या 3 इसकी है, अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक तथा रीट 2021 के विषय के संबंध में। अध्यापक लेवल द्वितीय का मतलब लेवल सेकंड जो आपका है B.Ed वाला, उसके अंदर ग्रेजुएशन और रीट के विषय के संबंध में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इसके उत्तर में निदेशालय ने लिखा है कि विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 में, यानी जो आपकी विज्ञप्ति आई थी उसके 10 नंबर पॉइंट में प्रत्येक ग्रेजुएशन के अंदर जो वैकल्पिक विषय है उसका वर्णन किया गया है। आप वहाँ से विज्ञप्ति के अंदर, विज्ञप्ति आपके पास होगी, आप वहाँ से पढ़कर उसके अंदर अपनी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो फिलअप कर सकते हो। जैसे BSc अगर नॉन मेडिकल से है तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भरा जाएगा। और बाकी अगर और किसी सब्जेक्ट से आपका है तो आप अपनी सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में थी उनके अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, आरक्षित वर्ग के आसार्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में। आरक्षित का मतलब जिनको रिजर्वेशन मिला है। अब वो रिजर्वेशन किस टाइप का है, चाहे वह OBC कैंडिडेट है, चाहे SC कैंडिडेट है, चाहे ST कैंडिडेट है, या फिर इस बार जो आवेदन में आपको रिजर्वेशन दिया गया है जनरल कैंडिडेट को, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी जो रिजर्वेशन दिया गया है। तो उनके प्रमाण पत्र के बारे में ये बताया है कि आरक्षित वर्ग के आसार्थियों को पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो ही मान्य होगा। और आर्थिक रूप से कमजोर, देखिए यहाँ पे लिखा है जो EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आसार्थी है उनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जो दिया हुआ है यहाँ पे दिनांक 22/10/2019 एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी से जारी, ये देखिए ध्यान से, इनकम एंड असेस्ट प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। यानी कि जो EWS के कैंडिडेट है उनके लिए अलग से कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। ये जो EWS का आपका सर्टिफिकेट है यही इनकम एंड असेस्ट प्रमाण पत्र के रूप में वैलिड होगा। ये इनके लिए
ऑनलाइन जब आवेदन करे, जैसे ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है तो वो पहले जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करे, उसके बाद उसके अंदर पूछा जाएगा क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वहाँ उसको यस करना है। और अपने पास कौन सा सर्टिफिकेट, जो अपने पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो उसको रखना है, जो कि अभी आपको पता चल गया होगा कि 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसे आपकी आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी है, तो उससे पहले का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तभी वो वैलिड बना जाएगा, उसके बाद का वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर ऐसे कोई विद्यार्थी है जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है तो वो जल्दी से जल्दी ई मित्र पर जाके अपना आवेदन करें। उसके बाद है 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम। समेकित पाठ्यक्रम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जो कोर्स चल रहे हैं, जैसे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड आपने सुना होगा। इंटीग्रेटेड जो कोर्स है 4 वर्षीय, जिसमें बीए और बीएड और बीएससी और बीएड एक साथ होती है, उसके उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा अंकों का आवेदन किस प्रकार भरना है। क्योंकि जब देखो आप नॉर्मल बीए अलग करते हो, बीएड अलग करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती मार्क्स भरने में। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए निदेशालय ने बताया है कि 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि में प्राप्त अलग अलग संगणित करके, देखो स्नातक के कॉलम में तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपके ऑप्शनल है, जैसे मान लो शैक्षिक विषय के, जैसे मान लो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया। स्नातक में तो आप वो फिलअप करोगे। और जहाँ बीएड का पूछा गया है वहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल पूर्णांक आउट करोगे किसका, प्रशिक्षित विषय। जैसे बीएड के विषय होते हैं, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हो गया, अपने पास पेडागोजी हो गई, ये सारी चीज़ें जिसमें आएगी, शिक्षा शास्त्र हो गया, वो सारी विषय किसमें भरनी है, बीएड के कॉलम में अलग से पूर्णांक भरने हैं, और उन पूर्णांकों में आपके कितने मार्क्स आए वो अलग से फिलअप करने हैं। नंबर 6 देखिए क्या है, स्नातक तथा रीट 2021 के विषय कैसे भरे जाएंगे। इसमें ये पूछा ग्रेजुएशन के और रीट 2021 के विषय कैसे भरने हैं। तो रीट में तो स्नातक में तो आपको वैकल्पिक 3 विषय भरने हैं जो आपके ऑप्शनल होते हैं। बीए में जैसे मान लो किसी ने हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल लिया है, जियोग्राफी लिया है या हिंदी लिया है, जो भी लिया है उनमें से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भरोगे। और रीट में क्या करना है आपको, पहले प्रथम भाषा लिखो जो आपने सेलेक्ट की है, जैसे मान लो किसी की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज फिलअप करो, उसके बाद भाषा सेकंड आपको फिलअप करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आगे क्या है, आसार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों को प्राथमिकता देनी है। ये नॉन टीएसपी के लिए बताया गया है कि जो नॉन टीएसपी के लोग हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं, उनको जो प्रेफरेंस देनी है डिस्ट्रिक्ट की, वो सिर्फ 30 जिलों में आवेदन कर सकते हैं। और टीएसपी के जो है वो क्या है, अपने 8 जिलों में तो भरे ही भरेंगे, उसके अलावा अगर वो नॉन टीएसपी में अप्लाई करेंगे तो उन्हें भी क्या करना है, वो 30 जिलों के आवेदन भरने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो गया, उसकी वजह से आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा बहुत सुनने में। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, स्नातक के कौन से अंक भरने हैं। अभ्यर्थी के स्नातक के अंतिम वर्ष की अंक तालिका में अंकित तीनों वर्षों के पूर्णांक और प्राप्तांक भरने हैं। यानी कि आपको ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर के आप अलग फिलअप करोगे, सेकंड ईयर के अलग फिलअप करोगे, आपको क्या करना है, तीनों सालों की जो आपकी अंतिम वर्ष की होगी, जैसे फाइनल ईयर है तो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसके अंदर तीनों वर्ष के टोटल आपको मिलता है, टोटल पूर्णांक मिलता है, और उसमें से आपने कितने प्राप्त किए वो प्राप्तांक मिलता है, आपको वो फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आसार्थियों के नाम में अंतर होने से किस नाम से आवेदन किए जाएं। यानी अगर आपके नाम में कोई अंतर है तो किस नाम से आपको आवेदन करना है। तो आसार्थी के 10वीं क्लास के प्रमाण पत्र में अंकित नाम और जन्म तिथि के अनुसार ये आवेदन के नाम जन्म तिथि भरी जाए। यानी कि कोई बहुत से विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके बीए में या बीएससी में या बीएड में उनकी मार्कशीट के अंदर उनका नाम गलत है, तो उनको ये सोचना था कि कौन से नाम से आवेदन करें, जो ग्रेजुएशन में गलत है वो भरना है, या आपके पास जो आपके पास 10वीं क्लास में है तो इसको बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि आपको 10वीं की मार्कशीट के अंदर जो नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही फिलअप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई असार्थी बिना विज्ञापित पदों के आवेदन कर सकता है क्या। बिना विज्ञापित पदों का मतलब क्या है कि बोर्ड ने मान लो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के पद बताए हैं, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी भाषा के भी पद थोड़े से मिलेंगे, उर्दू के भी है अपने पास, मैथ साइंस के भी है, तो जो विज्ञप्ति में लिखा है केवल और केवल उन्हीं पदों के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनके अलावा किसी पद के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 11, क्या किसी ई मित्र जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के लिए आसार्थी जिम्मेदार है। यानी अगर मान लो आप किसी मित्र वाले से फॉर्म भरवाते हो और गलती वो करता है तो उसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेदार होंगे, ना तो वो ई मित्र जिम्मेदार होगा और ना ही निदेशालय जिम्मेदार होगा। क्योंकि जो गलती आप फिलअप करवा रहे हो, जो आप देखोगे, तो आवेदन भरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। बाय द वे हो जाए तो उसका करेक्शन का आपको बताएंगे सिस्टम क्या है, उसके लिए दोबारा आवेदन कर सकते हो आप लोग, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे करेंगे आप। बाकी आपको कोशिश ये करनी है कि किसी प्रकार की गलती उसके अंदर न करें, ना ही कोई आंकड़ा छुपाने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 12, क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं? कुछ एक विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि ऑनलाइन में अगर गलती होगी तो हम ऑफलाइन से दूसरा आवेदन कर दें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में साफ साफ लिखा है, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ से देखिए आप, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप ऑफलाइन का वेट मत कीजिए, निर्धारित समय में। और मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और आप सर्टिफिकेट अगर ले आए, तो आपको अभी आवेदन कर देना चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 क्या है? विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने में समस्या आ रही है। आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलता है उनको जो स्पेशल बीएड करते हैं, स्पेशल एजुकेशन जो है, उनके लिए क्या है, प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है। देखो वहाँ ऑप्शन दिया गया है, जैसे प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है, तो आप अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप फिलअप कर पा रहे हो तो आप फिलअप कर दो। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है नहीं है? देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो ग्रेजुएशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, उनमें प्रवेश तिथि आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ उसकी पासिंग डेट लिखनी है। स्टार्टिंग में जब फॉर्म स्टार्ट हुए थे तो उसमें सभी की प्रवेश तिथि मांगी गई थी, जिसका विरोध करने के बाद निदेशालय ने इसको बंद कर दिया है। तो वो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बीएड है या फिर बीएसटीसी है उसकी प्रवेश दिनांक ही फिलअप करनी है। नेक्स्ट है, क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट फोटो प्रति आपके पास सुरक्षित रखना है? यानी आपने जो आवेदन किया है, फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आपको जो प्रिंट आउट मिलता है उसको सेफ रखना है या नहीं रखना? देखो बिल्कुल 100% इसको सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसकी कॉपी सबसे पहले, सबसे ऊपर लगेगी। सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ही होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसकी फोटो प्रति यानी फोटो कॉपी अपने पास रखें, और साथ में हो सके तो पीडीएफ में सेव करा के आप अपने पास रखो, ताकि किसी भी वक्त आवश्यकता पड़े तो आप उसको निकलवा सको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, यदि किसी आसार्थी के द्वारा डीएलएड तथा बीएड दोनों योग्यता उत्तीर्ण की गई है तो आपको कौन सी योग्यता भरनी है? मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने एसटीसी भी कर रखी है और बीएड भी कर रखी है, तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दोनों योग्यता अर्जित कर रखी है, वो जब लेवल फर्स्ट के लिए आवेदन करेंगे तो वो क्या भरेंगे, आपके पास डीएलएड भरेंगे, और जब वो लेवल सेकंड के लिए करेंगे तो वो बीएड फिलअप करनी है, और बीएड के अकॉर्डिंग अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह फिलअप करने हैं। प्रश्न संख्या 17 है, स्नातक के विषय समूह को भरते समय आ रही समस्या। तो देखिए, यदि किसी असार्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है, तो स्नातक के विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय भर देवें, और द्वितीय तथा तृतीय विषय समूह में एनी अदर भर देवें। यानी कि मान लो ग्रेजुएशन आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट है, तो आप फर्स्ट हिंदी प्रेफर कर दीजिए। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट ग्रेजुएशन की मांगी है उसके अंदर आप एनी अदर फिलअप कर दें, अगर आपके सब्जेक्ट का नाम नहीं आता है तो। अगर आपके सब्जेक्ट का नाम आता है उसके अंदर तो आप उसको फिलअप करो। जैसे बीएससी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैंने खुद आवेदन किया है, उसके अंदर कोई समस्या नहीं आ रही। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल वाले बच्चे भर सकते हैं। अगर किसी के पास बायोलॉजी से है, मेडिकल से है, तो वो कर सकता है अपने पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, केवल रीट 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ रीट 2021 का प्रमाण पत्र ही वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा सीटेट वैलिड नहीं माना जाएगा। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हरियाणा में अभी मैंने सुना है कि ऐसा कर दिया गया है कि सीटेट को एसटेट के इक्वल रखा गया है। जिनका सीटेट क्लियर है उसको एसटेट टीजीटी के लिए एलिजिबल माना है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। केवल रीट 2021 में जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके पास जो वैलिड सर्टिफिकेट होगा वो ही इस भर्ती के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको फॉर्म भरते समय अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपका हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सही है और आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।
कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि दी गई जानकारी सही नहीं है तो कृपया डिसलाइक का बटन भी दबाइए, ताकि मैं आगे और अधिक इसके अंदर सुधार करके आपके लिए बेटर वीडियो लेके आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।